हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के जो आगे के सेक्शंस हैं वो कंटिन्यू करूँगी इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 में ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी ज़िले से हट जाने की आज्ञा दे दी गई है, आदेश दे दिया गया है कि आप यहाँ से हट जाइए, अब उसको पुनः उसमें वापस आने के लिए लिखित में परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो जो परमिशन है वो सेक्शन 12 में बताई गई है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत जो है वो 5 सबसेक्शन बताए गए हैं। एक प्रोसेस है। हालांकि क्वेश्चन इससे सिर्फ यही बनेगा कि अगर उस व्यक्ति को पुनः उन क्षेत्रों में वापस लौटना है जहाँ से जिस ज़िले से उसको हट जाने का निर्देश दे दिया गया है, तो वो परमिशन किस सेक्शंस में लेगा, किस सेक्शन में लेगा, तो सेक्शन 12 में लेगा, उस अधिकारी से या राज्य सरकार से। ठीक है, तो लेकिन इसकी एक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। सबसे पहले इसमें जो सबसेक्शंस हैं वो 5 सबसेक्शन बताए गए हैं। सबसे पहले सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 4, 5, 6 के अधीन आदेश पारित किया जाता है कि आप इस ज़िले से हट जाइए, इस ज़िले से या ज़िले के किसी भाग से या उस क्षेत्र के समीप स्थान से वहाँ से हटने का उसे आदेश दे दिया गया है, तो अगर उसको उसमें वो पुनः लौट कर आता है तो उसको लिखित में परमिशन मांगनी पड़ेगी, एक रिटर्न परमिशन मांगनी पड़ेगी। और उस रिटर्न परमिशन को अगर डीएम या फिर राज्य सरकार आदेश कर देती है, मान लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो वापस आ सकता है। दूसरे सबसेक्शन में ये बताया गया है कि उस परमिशन को राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट रिवोक्ड भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है। ये सबसेक्शन 2 में बताया गया है। सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है कि यदि उस व्यक्ति को उस ज़िले से या उस क्षेत्र से या उस वहाँ के स्थान से हटने का आदेश दे दिया गया है, ठीक है, अब अगर वो उसमें पुनः वापस आना चाहता है, हाँ, तो उसके लिए एक बॉन्ड भरना पड़ेगा उसको, विथ श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी दोनों चलेगा। क्योंकि अगर वो बात नहीं मानता है और वो जो बताई गई हैं उसको निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन नहीं करता है, तो उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा विद और विदाउट श्योरिटी। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 4 में ये बताया गया है कि यदि वो व्यक्ति जिसको वहाँ से हटने का आदेश दे दिया गया है और वो बिना लिखित परमिशन के आ जाता है, ठीक है, तो वो मतलब एक निश्चित एक टाइम पीरियड, एक टेम्प्रेरी टाइम पीरियड होता है उस व्यक्ति के लिए कि वहाँ से आप हट जाओ, लेकिन वापस आप आ जाना, वो भी परमिशन के साथ। ठीक है, अब यदि उसने पहले परमिशन ले ली थी आने की, तो वो तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन और अगर वो उस परमिशन के बाद, और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड किया गया था कि आप आओ, इतने समय के अंतर्गत यहाँ रह सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ से हटना होगा, और अगर वो नहीं हटता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसको हटना होगा। और अगर उसको पुनः वहाँ पर आना है तो उसके लिए उसको नई परमिशन लेनी पड़ेगी दोबारा उस वहाँ पर आने के लिए, क्योंकि वो एक टेम्परेरी टाइम पीरियड था जिसके अंतर्गत उसने ली थी और वो रिवोक्ड हो चुकी है, तो उसको दोबारा लेनी पड़ेगी। तो ये सबसेक्शन 4 में कहा गया है। सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है कि यदि उसको वहाँ से हटने के लिए बोल दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है, और वो वहाँ से नहीं हटता है, अनुपालन नहीं करता है, तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और पुलिस कस्टडी को सौंप दिया जाएगा, और डीएम उसे उन क्षेत्रों से हटा देगा, वहाँ भेज देगा जो भी उस आदेश में स्पेसिफिक किया गया है। हमारा सेक्शन 12 भी कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो ये बनेगा, निर्वासन की राज्य सरकार की शक्ति। तो इसमें मतलब हेडिंग ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी निर्वासन का मतलब ये कि एक्सटर्नमेंट। ठीक है, तो अभी ये जो निर्वासन का अधिकार था, मतलब सबसे पहले अभी पीछे हम जो पढ़कर आए हैं वो डीएम का था। वो कह रहा था कि ज़िले से बाहर निकल जाएं, या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं सेक्शन 3, 4, 5 के अधीन जो भी आदेश दिए जा रहे थे। लेकिन अभी इस सेक्शन 13 में जो निर्वासन का अधिकार है वो राज्य सरकार का है। ठीक है, तो अब हम इसके अंतर्गत जस्ट प्रोसेस जान लेंगे, और इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन और बनेगा सबसे इम्पोर्टेंट, जो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 3 में, मतलब राज्य सरकार की रिव्यू की पावर कहाँ पर दी गई है। तो राज्य सरकार की रिव्यू की पावर सेक्शन 13 के सबसेक्शन 3 में दी गई है। अगर कोई व्यक्ति व्यथित है राज्य सरकार के दिए गए आदेश से, तो राज्य सरकार स्वयं की प्रेरणा से, ठीक है, या उस व्यक्ति के आवेदन पर अपने द्वारा दिए गए आदेश का रिव्यू कर सकता है और जैसा ठीक लगे वैसा निर्णय कर सकता है। और दूसरा ये कहा गया है
कि वो उस आदेश को पलटना या फेरफार करना ये तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति को उपस्थित होने का के लिए इन्फॉर्मेशन ना दे दी जाए कि आपको इस तारीख को उपस्थित होना है। उसके बिना नहीं करेगा, उसके सामने कर सकता है। तो सेक्शन 13 में ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेक्शन 13 की हेडिंग कि निर्वासन का राज्य सरकार का अधिकार किस में है, तो सेक्शन 13 में है। और रिव्यू की पावर किस में है, तो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 3 में है। लेकिन हम इसमें एक शॉर्ट प्रोसेस जान लेंगे ये क्या क्या है। सो 13 के सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है कि राज्य सरकार इसमें निर्वासन का आदेश वैसे ही करेगी जैसे डीएम को पावर थी। ठीक है, तो जैसे डीएम को पावर थी सेक्शन 3, 4, 5 के अधीन आदेश पारित करना उन व्यक्तियों के विरुद्ध, तो इसमें क्या है कि राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को एम्पावर्ड करेगी, किसी ऐसे अधिकारी को एम्पावर्ड करेगी जिसको सारी पावर वो ऐसे यूज करेगा जैसे डीएम यूज करता है। और इसमें वो उन व्यक्तियों को जिन्हें राज्य से हट जाने का बोल दिया गया है, सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति, अपराध करने वाले हों वो व्यक्ति, अप्रवासी व्यक्ति जो यहाँ नहीं रहते हैं, हाँ उन सभी को जिले के बाहर, जिले के किसी भाग या समीप के किसी स्थान या क्षेत्र से हट जाने का निर्देश दे देगा जैसे डीएम देता है। ठीक है, तो ये बताया गया है। ठीक है, इसके 13 के सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 11, 12 अगर इनके अधीन कोई भी राज्य सरकार द्वारा जो विशेष सशक्त किया गया व्यक्ति है वो आदेश देता है तो उसको वैसे ही प्रवर्तन माना जाएगा जैसे कि सेक्शन 3, 4, 5, 6 के अधीन आदेश दे दिया गया हो, मतलब सेम वैसे ही शक्तियाँ होंगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें रिव्यू की पावर बता दी है राज्य सरकार की कि वो स्वयं की प्रेरणा से या उस व्यक्ति के आवेदन पर या उस व्यक्ति के आवेदन पर क्या करेगा, मतलब स्वयं की प्रेरणा से या उस व्यक्ति के आवेदन पर रिव्यू कर सकता है अपने ही आदेश का। सो हमारा सेक्शन 13 कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 3, 4, 5, 6, ठीक है, और सेक्शन 13 के अधीन जो भी उसको आदेश, जो भी निर्देश दिए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन करेगा तो उसको क्या पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, अब यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 13 के अधीन जो भी उसको आदेश और निर्देश दिए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन करता है, उनका डिसओबीडियंस करता है, उनकी आज्ञा नहीं मानता है, या फिर उनका अनुप्रवर्तन नहीं करता है, या फिर विरोध करता है ऐसे निर्देशों का, या फिर दुष्प्रेरण करता है, तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। ठीक है, और यदि जो कारण लेखबद्ध किए गए हैं कि आपको ये नहीं करना है, अब यदि वो करेगा तो 3 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। लेकिन इनके अलावा कोई और कार्य करता है, कुछ और अवज्ञा करता है, कुछ और बात नहीं मानता है, तो उसको 4 महीने से कम की सज़ा नहीं होगी, प्लस जुर्माना भी लगेगा, फाइन भी लगेगा। तो इस तरीके की उसको सज़ा दी जाएगी अगर वो इन सेक्शंस का उल्लंघन करेगा, तो इनके अधीन दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करेगा। तो सेक्शन 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 में ये कहा गया है कि जिस क्षेत्र से उस व्यक्ति को हट जाने का निर्देश दे दिया गया था, ठीक है, उस क्षेत्र में अनुज्ञा के बिना प्रवेश करने, या फिर जिस निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत, एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के अंतर्गत उसको बोला गया था कि आप इतने समय के लिए यहाँ रुक सकते हैं, उसके बाद आपको जाना होगा, लेकिन वो उस समय से ज़्यादा समय तक के लिए वहाँ पर ठहर जाता है, और यदि वो ऐसा करता है तो उसको पेनल्टी बताई गई है। तो ये बात सेक्शन 15 में कही गई है। तो इसमें सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि सेक्शन 15 में क्या कहा गया है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कितनी सज़ा दी जाएगी। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। और यदि कोई लेखबद्ध जो लिखे गए कारण हैं उनके सिवा यदि कोई अपराध करता है तो उसको 6 महीने तक का कारावास दिया जाएगा, प्लस जुर्माना भी दिया जाएगा। ये तो कहा गया है, लेकिन इसकी जो प्रोसेस, मतलब इसके अंदर जो बताया गया है वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस सेक्शन में क्या बताया है। इस सेक्शन में ये बताया है, सेक्शन 15 के सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है कि सेक्शन 11
11 में भी यही बात कही गई थी कि उस व्यक्ति को उन क्षेत्रों से, उस जिले से हट जाने का निर्देश दे दिया गया है। यदि वो उस बात का उल्लंघन करता है और नहीं हटता है तो वो उस व्यक्ति को डीएम कारावास में डाल देगा, अरेस्ट, पुलिस कस्टडी में डाल देगा और अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना इसमें जो कार्रवाई की जाएगी इस सेक्शन के अंतर्गत वो ये होगी कि यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 4, 5, 6 और 13 के अधीन जो निर्देश दिए गए हैं उनका उल्लंघन करता है, ठीक है, और बिना अनुज्ञा के प्रवेश करता है उन क्षेत्रों में जहाँ से उसको हट जाने का निर्देश दे दिया गया है। सबसे पहले ए में ये कहा गया है, सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में ये कहा गया है, ठीक है, और क्लॉज बी में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 12 में अनुज्ञा की, मतलब परमिशन जिस सेक्शन में दी गई है वो सेक्शन 12 में, अब उसमें बिना परमिशन के, मतलब सेक्शन 12 का भी उल्लंघन करता है, परमिशन नहीं लेता है, ठीक है, जिन क्षेत्रों से उसको हटने का निर्देश दे दिया गया है उनमें प्रवेश कर लेता है, और वो जो टाइम पीरियड था, मतलब उसने चलो परमिशन ले भी ली है लेकिन वो परमिशन रिवोक्ड हो गई है, ख़त्म हो गई है, अब वो पुनः परमिशन उसको लेना था, उस परमिशन को लिए बिना ही आ जाता है। और एक निश्चित टाइम पीरियड था कि इस टाइम पीरियड के अंतर्गत आपको यहाँ रहना है, उसके बाद आपको चले जाना है, लेकिन वो उससे ज़्यादा टाइम तक के लिए उसी क्षेत्र पर बना रहता है, तो फिर उसको जो सज़ा है वो 3 वर्ष तक की दी जाएगी और जुर्माना भी दिया जाएगा। और अगर जो लेखबद्ध कारण किए गए हैं उनसे अन्यथा कोई अपराध या कार्य करता है तो फिर उसको 6 महीने से कम की सज़ा नहीं होगी, प्लस जुर्माना होगा। सो ये सेक्शन 15 में कहा गया है। सो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 16। यदि किसी व्यक्ति को सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो भी आदेश किया गया है और सेक्शन 4, 5, 6 या 13 के अकॉर्डिंग जो भी निर्देश दिया गया है, अब उसके उल्लंघन करने पर अभियोजनों में उपधारणा, अब जो अभियोजन पक्ष है अभियोजनों में क्या उपधारणा की जाएगी, ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि अब जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आदेश पारित किया जाएगा या फिर सेक्शन 4, 5, 6 या धारा 13 के अकॉर्डिंग निर्देश दिया जाएगा और जब वो उसका उल्लंघन करता है तो अभियोजन पक्षों में क्या उपधारणा होगी, तो ये उपधारणा होगी कि साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा कि उसने उल्लंघन नहीं किया है या किया है, जो भी कुछ है, ठीक है। और ये जो आदेश दिया जाएगा वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग सशक्त किया गया कोई भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम या फिर सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग एम्पावर्ड किया गया कोई भी सशक्त अधिकारी, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग दिया गया आदेश हो सकता है। और जिनके विरुद्ध उल्लंघन किया जाएगा तो साबित करने का भार उस व्यक्ति पर ही होगा जिसने उल्लंघन किया है, मतलब अभियुक्त पर होगा, और यही उपधारणा की जाएगी। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 में बॉन्ड की बात की गई है कि उस व्यक्ति द्वारा एग्जीक्यूट किया गया बंध पत्र का समापन कर लिया जाएगा, उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा। कब कर लिया जाएगा, मतलब ये इस सेक्शन 17 में बताया गया है कि यदि उस व्यक्ति को जिस क्षेत्र से हट जाने का निर्देश दे दिया गया है या जिस क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्देश दे दिया गया है उससे अलग यदि वो कोई काम करता है तो फिर उसके द्वारा जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया था उसका समापन कर लिया जाएगा। तो सेक्शन 17 हम पढ़ते हैं। सेक्शन 17 में क्या बताया गया है, ये उसकी हेडिंग है कि मतलब उसने जो भी बॉन्ड भरा है यदि वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो उसका जो बॉन्ड है उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर यदि किसी व्यक्ति ने धारा 12 की उपधारा 3 का उल्लंघन किया है, अब उपधारा 3 के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति से कहा गया था कि आप एक बंध पत्र को एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है, एक बंध पत्र भर दें। अब उस बंध पत्र में जो भी शर्तें थीं उस व्यक्ति ने उन शर्तों का अनुपालन नहीं किया, ठीक है, तो उस बॉन्ड को समापन कर लिया गया उसका, ठीक है, उसको फॉरफिट कर लिया गया। अब उसको फॉरफिट करने के बाद उस व्यक्ति के साथ एक अदर व्यक्ति भी होगा, अगर उसने श्योरिटी भरी है तो फिर वो व्यक्ति उस व्यक्ति की तरफ से बाउंड है, आके पेनल्टी भरेगा और सारी जो राशि है बॉन्ड की वो जमा करेगा।
क्योंकि वो दूसरे वाले व्यक्ति ने जिसने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था उसने उन शर्तों का पालन नहीं किया गया, उन शर्तों का पालन उसके द्वारा नहीं किया गया है, तो फिर वो बॉन्ड जो है वो फॉरफिट हो गया है। और जो व्यक्ति उसकी तरफ से बाउंड था, जिसने श्योरिटी दी थी विथ श्योरिटी, तो फिर वो श्योरिटी वो दूसरा व्यक्ति आएगा, उसकी तरफ से पेनल्टी भरेगा और कारण भी बताएगा। अगर वो नहीं भर रहा है तो कोर्ट उससे पूछेगा, न्यायालय, कि आप बताइए कि आप पर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए, क्यों नहीं भरना चाहते हैं आप, अगर वो नहीं भरेगा तो। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन बोलता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 में सिर्फ इतनी ही बात की गई है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 18। सेक्शन 18 में ये जो कहा गया है वो जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, यानी कि डेलीगेशन, यानी कि इनकी पावर को किसी और को दे देना, सेम पावर जो इनके पास है उसको प्रत्यायोजित कर देना, बांट देना। ठीक है, सो हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी में। इसके अंतर्गत सीआरपीसी में किसी भी बात के होते हुए, ठीक है, राज्य सरकार के आदेश के द्वारा या निर्देश के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को जो भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट और एसडीएम यानी उपखंड अधिकारी, ठीक है, यानी उपखंड मजिस्ट्रेट को शक्तियाँ डेलीगेट कर सकता है, जो भी शक्तियाँ डीएम के पास हैं। यानी जो भी शक्तियाँ जिला मजिस्ट्रेट को हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और उपखंड अधिकारी को यानी उपखंड मजिस्ट्रेट को वैसे ही दी जाएंगी जैसे कि डीएम के पास हैं। वो भी इन शक्तियों का वैसे ही यूज करेंगे उन क्षेत्रों पर जैसे डीएम यूज कर सकता है और वैसे ही पालन करेंगे। तो ये डेलीगेशन ऑफ पावर की बात की गई है सेक्शन 18 में। तो जिला मजिस्ट्रेट की जो शक्तियाँ और कर्तव्य हैं वो राज्य सरकार के द्वारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जा रही है। सो हमारा सेक्शन 18 कंप्लीट हो गया है। सो सेक्शन 19 की हेडिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि जानकारी का जो स्रोत है ना वो प्रकट नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है सेक्शन 19 में। तो इसका मतलब ये है कि आपको जानकारी किस सोर्स से प्राप्त हुई है उसको प्रकट नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी भी हाल में। मतलब ये है कि इस अधिनियम में किसी भी बात का संबंध ये नहीं समझा जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे अधिकारी को सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है, या फिर सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट है या उपखंड अधिकारी है, इन्होंने कोई आदेश दिया है, ठीक है, या सेक्शन 3, 4, 5 या 13 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये आदेश दिया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति न्यायालय को कोई जानकारी दे रहा है किसी स्रोत से, तो उससे ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने उस स्रोत को प्रकट करें जहाँ से आपको वो जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो उस और इन सब के द्वारा या सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग ये जो मजिस्ट्रेट बताए गए हैं, एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट, अगर ये भी आदेश करते हैं और राज्य सरकार द्वारा 13 के अकॉर्डिंग स्पेशली एम्पावर्ड किया गया अधिकारी भी आदेश करता है, तो उसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि वो व्यक्ति जो जानकारी देने के लिए आया है वो अपने उस सोर्स को बताए जिससे वो जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा और ना ये लोग ये ऐसा आदेश कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 19 भी कंप्लीट हो गया है और सेक्शन 19 की हेडिंग ही अपने आप में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि जानकारी का स्रोत प्रकट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो चैप्टर 3 है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। सो इस प्रकार हमारा जो सेक्शन 4 से शुरू हुआ था 19 तक का सफ़र, सारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज for watching me and listening.